नमस्कार दोस्तों। तो मैं के अंसानी आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज दोस्तों हम लोग फिजिक्स में चल रहे हैं। फिजिक्स में जहाँ तक पढ़ा था आपने दोस्तों, इसके पहले मैं आपको फिजिक्स रे ऑप्टिक्स से संबंधित 9 वीडियोज आपको दे चुका हूँ। और आई थिंक ये 10वां वीडियो होगा मेरा दोस्तों। तो उसको क्रम से आप देखते रहिएगा तो पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है। और दोस्तों बार बार एक रिक्वेस्ट आपसे हो रहा है कि अब तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं सानी सर जमानिया लिखिए, वहाँ पे उसमें जो वीडियो आएगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो कंटिन्यू आप तक पहुँचता रहेगा और क्रम से आप देखते रहेंगे। ओके। तो दोस्तों आज हम फिजिक्स में उसी के आगे चलते हैं। चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे थे, थर्ड चैप्टर उसी का है कि लेंस के फोकस दूरी की निर्भरता, यानी डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यानी कि जो किसी लेंस की फोकस दूरी है वो किन बातों पर निर्भर करेगी और कैसे करेगी, उसकी क्या डिपेंडेबिलिटी है। और दोस्तों इसको हम लोग जो उठाएंगे, ये आप फार्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं अकॉर्डिंग टू द लेंस मेकर फार्मूला। यानी कि जो लेंस मेकर फार्मूला था इसके पहले, वो हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है। वो किसी भी पतले लेंस के लिए ये फोकस दूरी का फार्मूला भी बोला जाता है। तो हम ये देखेंगे कि जो इसका फोकल लेंथ एफ है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। और ये आप साफ देख रहे हो कि इसमें ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि ये अपवर्तनांक है और ये वक्रता त्रिज्या, दो बातों पर मुख्य रूप से निर्भर कर रही है। और बाकी जो ये दो टॉपिक्स है इसको हम लोग देखेंगे क्रम से। सबसे पहला टॉपिक हम ये देख लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। यानी डिपेंडेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिपेंडेंस ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या पर किसी लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार निर्भर करती है। तो दोस्तों इसके लिए डिपेंडेंसी आप चेक करोगे, इस फार्मूले को अगर ध्यान से देखोगे, हम बारी बारी से देखते हैं कि अगर मान लीजिए फॉर बाई कॉन्वेक्स लेंस, अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस को लेकर देखा जाए दोस्तों, मैं पहले बता चुका था इससे पहले कि अगर ये पहला तल है तो ये R1 होगा, तो R1 को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और इसी तरह से इधर लेंगे तो ये R2 होगा, दूसरे तल के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोस्तों, और ये हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। बस इस चीज को अगर इसमें हम फॉलो करते हैं तो 1/f इज इक्वल टू n-1, और 1/R1 को आप पॉजिटिव रखना है, R2 को नेगेटिव। दोस्तों जैसे ही इसको नेगेटिव करोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और अगर मान लीजिए दोनों प्लेन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल यानी वक्रता त्रिज्या बराबर हो, मतलब R1 बराबर R2 अगर दोनों एक जैसा हो, मान लीजिए से मतलब मानना होता है, तो अब 1/f की जो वैल्यू आप हैंडल करोगे, देखोगे यहाँ ये हो जाएगा 2/r दोस्तों। ठीक है ना, R है तो 2/r हो जाएगी। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/f इज इक्वल टू 2 इंटू n-1/r। और दोस्तों इससे ये साफ पता चल रहा है कि f इज प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेंस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसका फोकल लेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसका फोकल लेंथ भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी फोकल लेंथ इस समय पॉजिटिव फॉर्म में हमको मिलेगी। ठीक, साइन कन्वेक्शन रूल से आप देखोगे। इसी तरह से अगर बाई कॉन्केव लेंस हुआ तो बस सही यूज करना है आपको। इसके पहले मैं बता चुका हूं, अगर मान लीजिए बाई कॉन्केव हुआ इस केस के लिए, तो दोस्तों R1 जो होगा वो नेगेटिव होगा और जो R2 होगा वो पॉजिटिव ले लो। तो इस फार्मूले में फिर से अगर इसका आप यूज करने जा रहे हो, ये दूसरा केस है दोस्तों फॉर कॉन्केव, फॉर बाई कॉन्केव लेंस। ये तो कॉन्वेक्स लेंस था, ये मतलब कि ये उत्तल लेंस के लिए था और ये
अवतल लेंस के लिए, और ये दोनों तरफ है, इसके लिए हम क्या बोले थे, इसको उभयोत्तल लेंस, और ये उभयावतल लेंस। ठीक है, तो इस केस में अगर इसका यूज करोगे, फिर से यहाँ देखो, तो अब दोस्तों क्या होगा कि जो R2 होगा, अब मैं इसको फिर से यूज कर रहा हूं, R1 के जगह पे दोस्तों क्या लिखोगे, R1 तो पॉजिटिव रहेगा, तो चलो 1/R1 लिखो, लेकिन R2 नेगेटिव होगा, सॉरी इसमें आ जाओ, R1 नेगेटिव है ना, तो R1 को दोस्तों अगर नेगेटिव रखोगे तो -1/R1 हो जाएगा, और R2 को पॉजिटिव रखना है तो 1/R2, यानी कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों। और फिर से R1 R2 अगर इक्वल तो हो जाएगा, तब ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव यानी कि माइनस हो जाएगा, और इसका मतलब ये है कि F जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू -R होगा दोस्तों। और इस केस में आप क्या करोगे, केवल माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव मेजर किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि वाई कांकुल लेंस है, उभयावतल लेंस है। और इसके भी वही बात है कि जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा उसका फोकल लेंथ भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के कारण ये बाइकॉन्केव लेंस है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखेंगे चिन्ह का। ठीक है, और अब इसी तरह का और एक दो टॉपिक, जैसे कि आर की वैल्यू कब पॉजिटिव नेगेटिव लेना, बस उसको चेक करो। अब जैसे मान लो इस लेंस के लिए आप देखो प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, तो जो R1 की वैल्यू है दोस्तों, यह तो इन्फिनिटी हो जाएगा दोस्तों, और ये दोस्तों R2 है, R2 की वैल्यू ये नेगेटिव लेना है, क्योंकि इधर ही R1 ये प्लेन है दोस्तों, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फिर से अगर इसका यूज हम लोग करते हैं तो 1 - n और 1/R1, 1/R1 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और ये नेगेटिव लेना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों, और ये 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो n - 1/R, R2 को R हम ले सकते हैं ऐसे क्योंकि सिंगल है ये, तो ये 1/f दोस्तों। अब ये भी पॉजिटिव केस मिल रहा है आपको, अब पॉजिटिव होगा और ये प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R होगा। इसमें भी वही बात है ना, जितना बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ही बड़ा फोकल लेंथ होगा। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो। इसी तरह से अगर हम कॉन्केव लेंगे तब क्या करोगे, ये भी नेगेटिव लेना है, ये भी नेगेटिव लेना, तो R1 R2 दोनों नेगेटिव लोगे, तो अब फिर से वैसे इसका यूज कर सकते हो। तो बस कैसा लेंस है, उसका कैसा फॉर्मेशन है, कैसे बना हुआ है, बस R1 R2 नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान दोगे, आप ये कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये किसी लेंस की फोकस दूरी जो है लेंस की वक्रता त्रिज्या पर किस प्रकार से निर्भर करती है, वो मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। ये नोट्स में आप अपना करते जाओगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये नोट्स में लिखना अनिवार्य होगा, ध्यान रखिएगा। चलो दोस्तों, इसके बाद एक दूसरा टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं दोस्तों, वो बड़ा मजेदार डिस्कशन उस पर है, इसलिए थोड़ा उसको विशेष सावधानी से आप समझेंगे। दूसरी डिपेंडेंसी हम लोग ये देखने जा रहे हैं, डिपेंडेंसी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपवर्तनांक पर निर्भरता। हिंदी में स्टूडेंट इसको लिखेंगे कि लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भरता, यानी कि जो फोकस दूरी है वो अपवर्तनांक पर किस प्रकार से निर्भर करती है दोस्तों, ये हमको देखना है। चलो फार्मूला भी दोस्तों हम लोग ये तो देख चुके हैं कि 1/f है, और n - 1 1/R1 - 1/R2। अब हम इस पे निर्भरता नहीं देखने जा रहे हैं दोस्तों, इस पे देख रहे हैं। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि 1/f इज इक्वल ये प्रोपोर्शनल टू n - 1, या f प्रोपोर्शनल टू 1/n - 1। और ये दोस्तों इसकी वैल्यू जो भी मिलेगी, अब इस पे ये हम लोग डिस्कशन इसलिए मजेदार बन जाता है कि 1/n - 1 हो गया, तो अब n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि अब ये छोटा होगा तब क्या होगा, बड़ा होगा तब क्या होगा, इक्वल होगा तब क्या, बहुत सारे सिचुएशंस इसमें क्रिएट होंगे ना। तो यह प्रोपोर्शनल टू 1/n - 1। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बस इसी को लेकर के चलने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे आप इसको।
अच्छा, अब इसमें जो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा कि इसका हम लोग जिक्र कैसे करने जा रहे हैं। इसका जो डिस्कशन हम लोग देखो स्टूडेंट्स 3 बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं, 3 पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। इसलिए समझिए क्या तीनों पॉइंट्स है। सबसे पहले इस समय अगर मान लीजिए जो लेंस है अगर एयर में है, जो लेंस है ये कहीं एयर में है, तो फॉर एयर मतलब लेंस अगर वायु में है तो आप इस फार्मूले को लिखोगे तो एफ ए प्रोपोर्शनल टू, यहां पे हमको लिखना पड़ेगा ANG -1। क्यों? ठीक है ना, एयर के लिए है तो एफ ए प्रोपोर्शनल टू 1/ANG -1, इतना लिख सकते हो ना। चलो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देते हैं। लेकिन अब अगर ध्यान से देखो ANG का मान एक्चुअल में जब भी होता है ये 1 से बड़ा होता है, ठीक है। 1 से बड़े वैल्यू में से 1 अगर घटाओगे तो 1 से छोटी वैल्यू ही आएगी, 1 से छोटी वैल्यू आएगी। लेकिन भाई कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 या 1 से बड़ी, जैसे कि आप डायमंड का देखें तो 2.4 हो सकता है, तो डायमंड के केस में ये हो सकता है कि ये पूरी वैल्यू ही 1 से छोटी आ जाए। तो इसलिए ये डिस्कशन का विषय है, इसलिए हम हर पॉइंट पे इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले एयर में अगर लेंस होगा तो उसको मैं, क्योंकि एयर से ग्लास में रह जाएगी तो ANG यहां लिखेंगे। लेंस एयर में है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। लेकिन अब जरा सोचो कि अगर फॉर लिक्विड, यानी कि ये लेंस अगर मान लो किसी लिक्विड में होता, जरा समझना ध्यान से, इस लेंस को हम अगर किसी लिक्विड में इम्पोज कर देते हैं तो उस लिक्विड में जब जाएगा तब ये फार्मूला क्या रूप लेगा, जरा ये देखना। FL प्रोपोर्शनल टू 1/, दोस्तों यहां लिखना पड़ेगा LNG -1। जरा समझिएगा इसको, क्यों ऐसे, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जानो कि ये तो वायु में था, तो लेकिन जब ये लेंस जाएगा किसी द्रव में, किसी पानी में, किसी लिक्विड में, ऐसे आप डुबा दोगे, तो जब किसी द्रव में डुबाओगे तो जो प्रकाश की किरण है द्रव से लेंस में घुसेगी ना, द्रव से होकर लेंस में जाएगी। तो लेंस के लिए फार्मूला आप लिखोगे तो FL प्रोपोर्शनल टू 1/LNG माइनस, यानी कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसीलिए यहाँ पे LNG लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आया? इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम ये तुलना करने जा रहे हैं कि जब इस लेंस को उस द्रव में आप डुबाओगे, इम्पोज करोगे, तो क्या होगा, क्या होने जा रहा है। मैं पहले अलर्ट कर चुका हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट मजेदार टॉपिक है, इसलिए विशेष अलर्ट रहिएगा समझने के लिए। तो अब अगर लेंस को डुबाने के बाद तो हम कंपैरेटिव डिस्कशन की ओर चल रहे हैं। चलिए, एयर के लिए फोकल लेंथ ये है और लिक्विड के लिए फोकल लेंथ ये है, वायु में फोकस दूरी और द्रव में फोकस दूरी। अब एक काम करते हैं कि समीकरण 2/1 इक्वेशन 2/1 गिव्स, यानी कि समीकरण 2 में अगर 1 से हम भाग दे देते हैं तो इधर का जो सेक्शन होगा वो दोस्तों FL/FA होगा। इतना ठीक है। और ये कंपैरेटिव स्टडी होने जा रहा है। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हम इक्वल में बदल सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये FL है तो ये ध्यान रखिएगा, ये FA नीचे है तो ये बिल्कुल नीचे है तो ये बिल्कुल ऊपर जाएगा। जब आप मान भरोगे, एक लाइन रख लेते हैं, FL के लिए है तो LNG -1 और ये हो जाएगा ANG -1, ठीक है। तो अब आप देखो ये बिल्कुल ऊपर गया ना, तो ये ANG -1 LNG -1 FL/FA दोस्तों, ठीक है। अब ये रिजल्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। ये इक्वेशन 3 चलो बना लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये सेक्शन अभी मैं हटाने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। अपना नोट्स जो भी होगा वैसे लिखते जाएंगे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं।
चलिए, तो हमारे पास इस इक्वेशन को अभी मैं यहां लिख ले रहा हूं एक साइड में, एफ एल अपान एफ ए इज इक्वल टू ANG -1 अपान LNG माइनस, इक्वेशन थर्ड था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से कंडीशनल शुरू होगा दोस्तों। जरा फर्स्ट केस देखेंगे, यानी प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में हम ये देखने जा रहे हैं कि जब लेंस को कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोएं, ठीक है, when the lens imposed into less refractive index यानी कि जब लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो, हिंदी वाले सुनेंगे ध्यान से, जब लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम, मतलब कि जो द्रव का अपवर्तनांक ANL होगा, यानी कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ये कम होगा कांच के अपवर्तनांक से। ये कंडीशन है दोस्तों, यानी कि हम लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोएंगे जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, यानी कि ANL का मान, जो लिक्विड है, ये एयर के रेस्पेक्ट में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये वायु के सापेक्ष कांच का, यानी कि एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये अगर कम होगा, ठीक ना, इस केस में, देन व्हाट विल बी हैपन। चलो, अगर ऐसा है, हमारे पास ये फार्मूला है, लेकिन अब इस फार्मूले को देखो, इसका हम लोग यूज ये करने जा रहे हैं। देखो, एक्चुअल में ANL का मान लेस देन ANG है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ANG की वैल्यू है ये बड़ी है ANL, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐसे कर दें, ANG अपान ANL ग्रेटर देन 1, इसको नीचे ले आ दिए। अच्छा, ANG अपान ANL को दोस्तों क्या लिख सकते हो, ANG अपान ANL है, तो इसको तो मैं चाहूं तो LNG लिख सकता हूं ना। देखो ध्यान से, LNG लिख सकता हूं ना। देखो, ANG ANL है, तो ये LNG, याद है आपको 1 and 2 को हम लोग क्या लिखे थे, N2 अपान N1 लिखे थे ना। यहाँ A का मतलब खाली है, तो यहाँ A रहेगा, AN2 अपान AN1 है, तो 1 and 2 मैंने लिखा था, यहाँ पे LNG लिख सकता हूं, तो इसका मतलब LNG का मान 1 से बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, LNG का मान अब अगर 1 से बड़ा है, आप जरा ध्यान देना, LNG की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़े वैल्यू में से 1 घटाओगे तो ये वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी, और ANG का मान वैसे ही 1 से बड़ा है, तो ये भी पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई ना। और पॉजिटिव है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि ये ANG LNG है, तो ये अंश जो है इसका हर से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ANG ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये लिक्विड, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रेस्पेक्ट में है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये है जो 1 से बड़ी वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। जैसे समझ लो, यहीं से अगर इसको 1 को आप इधर ले लेते तो क्या हो जाएगा, ये LNG -1 तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो ये जो सेक्शन है पॉजिटिव मिल गया हमको। लेकिन चक्कर ये है कि ANG में से भी एक घट रहा है, LNG में से भी एक घट रहा है, लेकिन ANG का मान LNG की तुलना में ये बड़ा है, ध्यान रखना। यानी कि जो ANG होगा ये ग्रेटर होगा LNG से, ये भी कंफर्म करिएगा। तो इसलिए हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे, जैसे मैंने कहा था कि यदि ऐसा हुआ कि ANL का मान छोटा हुआ ANG से, इफ इतना, देन, तो क्या होगा दोस्तों, इस फार्मूले को देखो, FL अपान FA इज इक्वल टू
ANG -1 अपान LNG -1 इसकी वैल्यू हो गई 1 से बड़ी। समझ में आ गया? थोड़ा टिपिकल लगेगा लेकिन बहुत केयरफुली समझोगे उसकी बात को तो क्लियर समझ में आएगा। ठीक है ना? आप जैसे सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू ANG का मान लगभग जानते हो 1.5 अगर ग्लास का अपूर्णांक ले लो, एक उदाहरण में समझा रहा हूँ। LNG का मतलब NG अपान NL, तो ANG मतलब 1.5, NL का मतलब 1.33, ऐसे कर लो। इसी को बस इतना ही ले लो, समझ में आ जाएगा इतने में आपको पूरी बात। तो ये आ जाएगा 0.5 और ये कितना आएगा दोस्तों? इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 0.2 और ये ऊपर चला जाएगा 1.3। आप देखो कितना आ गया, देख रहे हो ना कितनी बड़ी वैल्यू आ गई। आगे इससे बड़ी वैल्यू ऐसे, मतलब एक रफ आइडिया मैं आपको समझा दिया जिससे और क्लियर हो जाए कि मैंने ग्रेटर क्यों दिखा दिया। भाई चाहते तो हम इसको रटवा सकते थे कि रट लो ऐसा होता है, अभी रिजल्ट में दूंगा, लेकिन देखो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि समझ में भी आए। मैं बार बार कहता हूं कि सब्जेक्ट को रटिए नहीं, समझिए, समझेंगे बिल्कुल इजी समझ में आएगा। तो चलो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर ऐसा हुआ, रिजल्ट में हमको जो याद रखना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो इस केस में हमें ये मिल गया, अगर ये पूरी वैल्यू 1 से बड़ी है तो कह सकते हैं कि FL अपान FA भी 1 से बड़ा होगा, और ऐसा अगर हुआ तो FL का मान भी FA से बड़ा होगा। इस नतीजे पर हम लोग, यानी कि जो रटने का काम है, अगर ANL का मान ANG से छोटा हुआ तब रिजल्ट हमारे पास ये मिलेगा कि FL इज ग्रेटर देन FA। ठीक है? और जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, वैल्यू पूरी पॉजिटिव, 1 से बड़ी मतलब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इससे हम लोग किस नतीजे पर पहुंचे, जरा रिजल्ट देखिए इसका क्या निकलेगा। इस डिस्कशन का रिजल्ट क्या निकला? इसका मतलब ये हुआ कि जब वायु में लेंस की फोकस दूरी है और ये जल में लेंस की फोकस दूरी है, तो इसका मतलब जब हम किसी लेंस को वायु से जल में या द्रव में डुबो देंगे दोस्तों, तो द्रव में उसकी फोकस दूरी क्या हो गई? बढ़ गई ना। द्रव में उसकी फोकस दूरी बढ़ गई, तो ये रिजल्ट होगा। यानी कि जब लेंस को कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। लेकिन लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, क्योंकि पॉजिटिव लेंस की प्रकृति ना बदलने का मतलब अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल ही रहेगा, अवतल है तो अवतल ही रहेगा। तो दोस्तों ये पूरा डिस्कशन आप समझ लें, लेकिन याद करने के लिए क्या है, अब देखो रिजल्ट में क्या लिखोगे कि अतः जब लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी द्रव में बढ़ जाएगी तथा उसकी प्रकृति वही रहेगी, अर्थात उत्तल है तो उत्तल व अवतल है तो अवतल। दैट्स ऑल। ये इसका रिजल्ट आप लिखोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले कंडीशन का मैंने फर्स्ट केस में डिस्कशन आपको समझाया, लेकिन आ जाओ जरा सेकेंड केस में। अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा सब, क्योंकि पहला मैंने डिटेल समझा दिया। व्हेन द लेंस इम्पोज्ड इनटू इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब द्रव को, लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोना है कि वो उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए, जितना अपवर्तनांक लेंस का है उतना ही अपवर्तनांक उस द्रव का हो। तो इस केस में भैया जब इक्वल लग गया, इसका मतलब ये लगा दो, और अगर ये लगेगा तो आप समझ रहे हो कि सब कुछ यहाँ पे इक्वल दिख, यानी जहां लेस ग्रेटर ये है क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन, दूसरे कंडीशन में, दूसरे केस में आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखेंगे कि यदि इतना तो इस सूत्र से इतना बराबर इतना, यहाँ आकर के फिर रिजल्ट लिख लोगे। क्या लिखोगे आप कि जब समान अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबोया जाएगा तो लेंस की फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो वायु में फोकस दूरी थी वही द्रव में रहेगी। लेकिन एक बड़ा मजेदार घटना यहाँ पे होगी, इस दशा में जो लेंस है वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि समान अपवर्तनांक है ना। या कोई भी चीज द्रव में दिखती इसलिए है क्योंकि उसका अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के से भिन्न होता है, तभी वो दिखती है। अगर सेम बराबर अपवर्तनांक की चीजों को आप डालोगे, रखोगे, तो वो आपको दिखेगा ही नहीं।
क्योंकि उसमें चलने वाली प्रकाश किरण में कोई डेविएशन ही नहीं होगा, सीधे निकलेगी, पता ही नहीं चलेगा कि उसमें और कोई माध्यम है। तो इसलिए जब समान अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को रिजल्ट में क्या लिखो, जब समान अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबोया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु वह लेंस उस द्रव में दिखाई भी नहीं देगा, अर्थात वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। लिखोगे समतल प्लेट बन जाएगा, वो लेंस रहेगा ही नहीं, समतल बन जाएगा। तो ये दूसरा रिजल्ट था दोस्तों। और इसी तरह से अब एक तीसरा रिजल्ट में आप जाएंगे थर्ड केस में, तो इक्वल के बजाय अभी हम लेस थे, अभी हम ग्रेटर आ जाएंगे। ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि अब ये बड़ा हो जाएगा, ANL का मान बड़ा हो गया, ANG छोटा हो जाएगा। तो जहां पे अब ग्रेटर लगाए थे अब सब लेस कर दो, ये सब ऐसे करते चले जाओ, समझ में आ जाएगा आपको। फिर इस फार्मूले में आओगे तो अब जो ग्रेटर हो रहा था अभी 1 से छोटा हो जाएगा। अगर 1 से छोटा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अब ये केस नेगेटिव मिलने लगेगा आपको, ये 1 से छोटा होगा तो ये फोकस दूरी ये हो जाएगी, और ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव केस मिलेगा यहाँ पे। लेकिन एक चीज हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये जो लेस ग्रेटर आप लगाओगे यहाँ थोड़ा सा समझ लो अच्छे से, क्योंकि पूरा आंसर आपको नेगेटिव मिल गया दोस्तों, ये ध्यान रखोगे, इसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव आने का मतलब यहाँ पे एक बड़ा मजेदार रिजल्ट मिलेगा आपको। रिजल्ट में लिखोगे कि जब लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाएगा तो उस लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। क्या होगा? नेगेटिव का मतलब चेंज हो जाएगा, उसकी प्रकृति को चेंज कर देगा। यानी कि अगर उत्तल लेंस को डुबाओगे तो अवतल की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस को डुबाओगे तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। समझ में आया? ये तो कमाल की, मतलब ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबाओगे तो उसका प्रभाव उलट देगा, वो अवतल को उत्तल बना देगा, उत्तल को अवतल बना देगा। जस्ट लाइक जैसे देखे वायु में जो बुलबुला होता है पानी के अंदर, पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो तो गोल होता है, तो उत्तल है ना, ये देखने में तो ये कॉन्वेक्स लग रहा है ना। जैसे मान लो पानी के अंदर है, ये पूरा पानी भरा है, लेकिन इसके अंदर ये बुलबुला है वायु का, ये सब पूरा पानी भरा है, ये जल है ये। तो दोस्तों आप जान लो कि इस समय इसके अंदर क्या है, वायु है ना, एयर है, और इधर क्या है, वाटर है। तो वाटर का मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANL बोलोगे, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ANA है ना, एक एयर के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका अपवर्तनांक कम है कि नहीं है, और इस द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है ना। तो ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में ये वायु लेंस डूबा हुआ है, इसको वायु लेंस बोलते हैं। वायु लेंस अंदर डूब गया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है जबकि इसका ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तुमको देखने में तो उत्तल है, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना एक प्रकार से, लेकिन ये कॉनकेव बन जाएगा इसके अंदर। यानी कि पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो उत्तल नहीं बल्कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। समझ गए? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको याद रखेंगे, बहुत काम की चीज है। चलिए दोस्तों, ये आपका एक टॉपिक फिनिश हुआ कि डिपेंडेबिलिटी। और डिपेंडेबिलिटी मैंने समझा दिया कि किन बातों पर डिपेंड करता है एक्चुअल। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको जल्दी से बता दूं इसमें कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको समझाएंगे, इसको आप घर पे खींचेंगे। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये चीज जो मैं बता रहा हूं दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, लेकिन आप घर पे खींच करके इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा कि रेज कहाँ से जाएगी, क्यों जाएगी, बट किंतु परंतु आप लगाते रहते, खींच लोगे तो बहुत बात क्लियर हो जाए, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी इसके आगे।
चलो इसके लिए हम लोग कुछ स्थितियों में देखेंगे। प्रथम स्थिति में जब वस्तु अनंत पर हो, इसके बाद दूसरे में लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु F तथा 2F के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर का मतलब कि 2F पर हो और F तथा 2F के बीच हो, F पर हो। छठी स्थिति है जब वस्तु F तथा ध्रुव यानी कि P के बीच हो। दोस्तों ये उत्तल लेंस में 6 कंडीशन हम लोग देखेंगे, तो इन 6 कंडीशंस को आप जरा ध्यान से देखो। पहला जल्दी देखोगे, जैसे मान लो लेंस हमारे पास है, ठीक है, अब जल्दी जल्दी प्रिंसिपल एक्सिस बना लो और यहाँ पे दोस्तों ये F डैश ले लेते हैं और ये 2F डैश और ये F और ये 2F। 2F का मतलब यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, और ये फोकल पॉइंट है, ठीक है। चलो मान लो कि जब वस्तु वो अनंत पे हो, यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, फर्स्ट केस। तो इस केस में दोस्तों इन्फिनिटी से आने वाली रेज को हमेशा पैरेलल लाया जाता है, ये ध्यान रखें, हमेशा पैरेलल लेके आओगे। जैसे मान लो इधर कहीं मैं ऐसे दिखा देता हूं कि ये ए बी ऑब्जेक्ट है या ओ डैश ऑब्जेक्ट है, तो जब भी रेज को लेके आओगे पैरेलल लेके, जैसे मान लो एक रेज आप पैरेलल ऐसे लेके आते हो, यहाँ पे इंसिडेंट कराओ और एक रेज सीधे ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ दोस्तों, तो आपको पता है कि जब पैरेलल रेज आएगी तो इसके बाद इन्फिनिटी से आ रही है, तो पैरेलल रेज आप जानते हो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसको कहां से जाना चाहिए, आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर ये जाएगा तो कहां से जाना चाहिए। हम इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहले इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें तो बिल्कुल सीधा लेके जाओगे, और इसका रिफ्लेक्शन जब भी बनेगा इसका ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा फोकस पॉइंट पे ही बनेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ये ओ डैश है तो यहाँ आई डैश हो, ठीक है, यानी कि पैरेलल रेज ले आओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी इसके जो वक्रता, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोले थे ना, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र बोले थे, सी इसी का नाम है। आप जानते हैं इससे जाने वाली किरणें बिल्कुल सीधे निकल जाती हैं, और इसको लेकर के जब भी आओगे तो हमेशा इसका इमेज फॉर्म जब होगा तो इसके फोकस पॉइंट पे ही बनेगा। अब याद भी रखेंगे कि इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज हमेशा फोकस पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर में देखो क्या है कि अगर वह ऑब्जेक्ट ऐसे है तो ये उलट गया तो इसको हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं। ये कैसा बनेगा इमेज, इन्वर्टेड बनेगा, और ये स्मॉल बनेगा, कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, ऑन फोकस। ये सब सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ऑब्जेक्ट से स्मॉल बनेगा, और ये ऑन फोकस बनेगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन है दोस्तों, यही लाइन आपको याद रखना है सबके, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है, कहां बनता है। चलिए ये इसके बाद दूसरा कंडीशन दोस्तों देख लेते हैं। दूसरे केस में जब वक्रता केंद्र से परे हो, वक्रता केंद्र से परे मीन्स जैसे मान लो हम लेंस बना लें, लेंस बनाते समय थोड़ा अलर्ट रहोगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे फिगर आपका।
तो फिर से पहले लोकेट करो जल्दी जल्दी, ये एफ ले लो, इसको हम लोग ये डैश है इधर वाला, क्योंकि आप जानते हो उत्तल का मुख्य फोकस हमेशा दूसरे फोकस को बोला जाता है, यहाँ पे इधर जो होगा ये एफ, तो ये 2f ले लो, ठीक है। वक्रता केंद्र 2f से, वक्रता केंद्र का मतलब 2f से परे, मतलब 2f ये है तो इससे कहीं दूर ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेते हैं। चलिए ये मान लीजिए ओ डैश है। अब दोस्तों याद बाद में करना, खींचोगे अपने से बिल्कुल, अगर घर पे एकदम नाप ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर नापो, स्केल का यूज करो, पेंसिल रबर का यूज करके अगर अच्छे से बनाओगे तो जहां जाना होगा वहां चला जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं। अभी जैसे देखो मैं बना रहा हूं, पहला काम ध्यान रखना, एक रेज हमेशा जब भी लेके जाओगे पैरेलल लेके जाया जाता, कभी भी ध्यान रखना इसकी टिप से, इसके हेड से एक रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल लेके जाओ, और पैरेलल रेज हमेशा आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पॉइंट से पास करती है, ठीक है। और एक रेज आप जानते हो कि जो प्रकाशिक केंद्र से लेके जाओगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, और ये दोस्तों आई डैश, ठीक है। तो ये दोस्तों अब देखो इसका बनेगा कैसे, फिर वही बात, इसको लिखोगे इन्वर्टेड है, उल्टा है, और ये ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इसका इमेज कितना बड़ा बनेगा। वैसे तो फिगर जब सही एग्जैक्ट खींचोगे, क्योंकि ये रेंज हमारा थोड़ा सा नीचे जा रहा है, और अगर क्लियर फिगर खींचोगे दोस्तों तो जहां जाना होगा वो आएगा, वो आपको जबरदस्ती कहीं करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा आई डैश, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज है इन्वर्टेड बनेगा, और इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा स्मॉल बनेगा, ये अभी भी ये स्मॉल रहेगा, और इसके बाद आइदर साइड बनेगा, ये आइदर साइड मतलब ऑब्जेक्ट इधर है तो जो इमेज है वो उधर बनेगा, ठीक है। चलो ये आपका सेकेंड केस था कि जब वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आप इससे परे हो, परे मतलब इससे थोड़ा दूर हो, तब कहां बनेगा, देख लिए। मतलब क्या लिखोगे इंग्लिश में, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और वस्तु से दूसरी ओर बनेगा। जो रिजल्ट में लिखोगे, बनाओगे बस, आपको बस बनाना है, रिजल्ट लिखना है, ये कंडीशन हेडिंग डालना है, फिगर बनाना है, ये लिख देना है, हो गया। अब ऐसे 3 नंबर, इसको हेडिंग डालना है, ये फिगर बनाओगे लिख दोगे। अब 3 नंबर में क्या करेंगे, देखो 3 नंबर में अब हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को जो है नजदीक लेते चले जाएंगे। जैसे मान लो अब तीसरे कंडीशन पे आ जाओ, इसके लिए कि जब ऑब्जेक्ट जो है वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि जस्ट 2f पर हो, तब क्या करोगे। तो चलो लेंस ले लेते हैं पहले, फिर से वैसे ये कंडीशन जो लिख रहे हैं ना, ये इसको बिल्कुल अगर नाप के लिखोगे तो आपको परेशानी, ये मैं तो हाथ से खींच रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप घर पे जब खींचोगे नाप के खींचोगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, देखो क्या होता है इसमें। तो ये ओ डैश हो गया ना, एक रेंज मैंने बताया था बिल्कुल सीधा लेके जाना है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक रेंज मैंने बताया था, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा करके बिल्कुल यहाँ लेके जाओ, देखो यहाँ बन गया ना। तो इस समय ये आई डैश है। इसमें खास बात यह है कि 2f पर अगर ऑब्जेक्ट को रखे हो तो ध्यान रखो ये भी इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बन रहा है ना। अब ये क्या होगा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इसमें इमेज बनता है, यानी कि ऑप्टिकल 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है। 2f का मतलब वक्रता केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन्वर्टेड बनेगा, इक्वल बनेगा, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, और आइदर साइड बनेगा, फिर से वैसे ही बात, ऑब्जेक्ट के उधर साइड में बनेगा, ठीक है। सबसे मजेदार इसमें ये पॉइंट है, इक्वल बनता है इसमें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये 4th नंबर देख लो। 4th नंबर में क्या होगा कि अगर f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए, f 2f के बीच में ले लेते हैं, चलो इसी में थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं।
यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ F2F के बीच में कहीं भी, बीच का मतलब एकदम बीचों बीच नहीं, कहीं भी। जैसे ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ ले लेता हूँ, चलो खींचो। फिर देखो एक रेज बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पॉइंट से जाएगा, हटा दो इसको। और एक रेज आप जानते हो यहां से लेके जाओगे और ये देख रहे हो ना, और दूर अब ये भागने लगेगा। ठीक है, अब क्या लिखोगे, इन्वर्टेड बन रहा है और ये लार्जर बन रहा है ना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे ज्यादा बड़ा बनेगा, और ये भी आइदर साइड ही बनेगा, उधर ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद अब आ जाओ ये फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट पे अगर आओगे तो अब करेक्ट यह पर ऑब्जेक्ट रखोगे तब क्या होगा, फिर से चलो इसको और ऐसे ही लेते चले जाओ आराम से। अगर मान लो यहाँ पे आएगा तब क्या होगा, इसको हटा लीजिए पहले। इस रे में तो कोई चेंज नहीं है, एकदम बिल्कुल ऐसे ही लेके जाओ। और इसको दोस्तों जब खींचोगे तो एक बड़ा मजेदार चीज यहाँ दिखेगा कि रेज को खींचते समय एक सावधानी हमेशा ध्यान रखना कि ये एरो लगाना नहीं भूलोगे। जब भी प्रकाशिकी में ऑप्टिक्स में ध्यान रखना कि जो ये जब भी कोई रेज चलेगी तो उसमें एरो लगाना नहीं भूलना, ये हमेशा ध्यान रखना। अब देखो इसमें खास बात क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट को आप फोकस पॉइंट पर रखते हो, ठीक है, तो देखो अब इसका क्या है कि ये आप आगे बढ़ाओगे तो आगे कहीं रेज कट नहीं कर रही है ना, और अगर कट नहीं करेगी तो इसको चाहे आगे लेके जाओ चाहे पीछे बढ़ाओ ये तो पैरेलल रह गई ना, तो ये इन्फिनिटी मान लिया जाता है। समझ में आया? तो ये वाला नंबर भी आप अच्छे से याद रखोगे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड बनेगा, और लार्जर का मतलब बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से कई गुना बड़ा बनेगा, वेरी लार्ज, वेरी लार्जर। और ये भी आइदर साइड रहेगा, आइदर साइड के बजाय इसको इन्फिनिटी भी आप कर सकते हैं, इन्फिनिटी। तो ये सारे पॉइंट याद रखना कि जब फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, दूसरी ओर बनेगा, और ये इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक है, इन्फिनिटी पर। और दोस्तों अब हमारे पास जो छठी पोजीशन रह गई, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा मजेदार छठी स्थिति ही है, जिसे आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज की जरूरत हमको आगे पड़ेगी। और इस चीज को मैं फिर से आपको जोर दे करके कह रहा हूं कि छठा कंडीशन हमारे लिए बड़ा ज्यादा मजेदार, यूजफुल है। क्यों? अब हम करने ये जा रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि अगर ये लेंस ले लिया जाए, लेंस लेने के बाद फिर से वैसे ही चलो एफ ले लेते हैं, ये 2f, एफ डैश 2f डैश, इधर भी ले लेते हैं वैसे ही, ये f और ये 2f। और अब दोस्तों मैं लेने जा रहा हूं ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं ले सकता हूं, कहीं भी लेने जा रहा हूं। देखो यहाँ पे क्यों मैं मजेदार इसको बता रहा हूं, जरा देखो यहाँ ध्यान। ये फोकस पॉइंट है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच कहीं रख दिया जाए। चलो मान लेते हैं कि अगर ये ओ डैश है, ऑब्जेक्ट है, तो एक रेज कैसे लेके जाओगे, बिल्कुल स्ट्रेट, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से जाएगा दोस्तों, फोकस से जाएगा ना, सेकेंड फोकस से। ठीक है, एक रेज को मैंने क्या बताया था, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाने के लिए ऐसे बताया था ना, लेके चले जाओ। लेकिन अब देखो इस फिगर में जो एक मजेदार चीज आपको दिख रही है वो क्या है कि अब ये रेज देखा जाए एक्चुअल में तो आगे पैरेलल नहीं बल्कि ये फैल रही है। ठीक है ना, अगर ये फैल रही है तो अब ये आगे कहीं कट करेगी नहीं, तो एक्चुअल में इसको रेज को हम डॉट डॉट करके पीछे ड्रॉ करते हैं, ऐसे इसको ऐसे ही बिल्कुल सीधा रखते हुए पीछे ड्रॉ कर लो। और ये जहां कट करेगा दोस्तों इसको सब डॉट डॉट दिखाओगे, क्योंकि ये सब पीछे खींचने पे हो रहा है। डॉट डॉट खींचोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया दोस्तों यहाँ पे, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है ओ डैश के रूप में,
तो जो इमेज है वो पहले उधर बनता था लेकिन अब ये इधर बनने लगा। लेकिन इसका नेचर कैसा होगा जरा ये देखो। पहली बात कि ये इरेक्ट बनेगा, पहले क्या था इन्वर्टेड बन रहा, इरेक्ट मतलब अब ये सीधा बनने लगा ना, जैसा वस्तु है वैसा ही इमेज बन गया, सीधा बन गया। और क्या बात है इसमें, लार्जर बनेगा यानी वस्तु से बड़ा बनेगा और वस्तु की ओर ही बनेगा। इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और तो और ध्यान रखिएगा इसमें एक नया चीज वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, सीधा बनेगा। वर्चुअल का मतलब दोस्तों होता है आभासी, और इरेक्ट सीधा कह लीजिए। हाँ एक चीज दोस्तों, जो इसके ऊपर जो पांचों कंडीशन था उसमें एक पॉइंट मुझसे मिस हुआ है। आप जो रिजल्ट लिखोगे उसमें हमेशा लिखोगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा। इसके पहले ऊपर वाले पांचों में एक और बढ़ा, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा था ना कि इन्वर्टेड, लार्जर, ऐसे लिख रहा था ना, उसी में एक और बढ़ा लेना कि वो रियल इमेज बनेगा। वो छूट गया था, उसको ध्यान रखेंगे। इन पांचों में जो इमेज बनता है वो रियल बनता है। देखो दोस्तों, रियल इमेज का मतलब जानते हो क्या होता है? रियल इमेज का मतलब ये होता है कि जब एक्चुअल रेज कट करने से इमेज बनता है। जैसे कि ये एक्चुअल रेज है ना, इसके कट करने से जो भी इमेज बनेगा तब वो रियल इमेज बनेगा। लेकिन जब रेज को पीछे ड्रॉ करने पे अगर कट करके बनाता हो तब उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। समझ में आया? ये ध्यान रखना कि जब पीछे ड्रा करोगे, कोई फॉर्म करेगा, इमेज बनेगा, तो ये वर्चुअल का मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी का मतलब ये आभास होगा, दिखेगा आपको, लेकिन ये एक्चुअल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है? और यह आभासी प्रतिबिंब है, ध्यान रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब मतलब कि जो किरणों को पीछे बढ़ाने से मिलता हो वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और एक लाइन का नोट यहाँ पे लास्ट में इसके नीचे लिख लेना अपने से। ध्यान रखना कि जो ये आभासी प्रतिबिंब है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब, एक्चुअल में ये आभास नाम ही आभासी प्रतिबिंब, एक्चुअल नहीं है ये। इसलिए ये पर्दे पे छोटा हो या बड़ा किसी भी रूप में ये पाया जा सकता है। मतलब कि इस रेज को आप देख सकते हो, इस प्रतिबिंब को देख सकते हो, आभासी प्रतिबिंब ही होता है। ठीक है? आप दर्पण भी देखते हो, वास्तव में जानते हो क्या होता है? वो शीशा जो देखते हो ना, वो आभासी प्रतिबिंब ही तुम्हारा पीछे बनता है, क्योंकि असल किरण तो टकरा के इधर आती है। आप देख रहे हो दर्पण के पीछे बन रहा, तो आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। पीछे बढ़ाने पे ही वो कट करता है, तब इमेज बनता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों 6 कंडीशन हो गए। इस कंडीशन को आप अच्छे से याद रखना कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं होती है तभी ऐसा होता है कि वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। फिर मैं जोर देके कह रहा हूं, इसको याद रखिएगा। ये तो मैंने पूरा आपको समझाया कि ये पूरा 6 कंडीशन दोस्तों आप अपने घर पे पेंसिल, स्केल पूरा नाप के खींच करके अपने से खुद कॉपी नोट्स पे इसको कंप्लीट करेंगे। और जल्दी से उत्तल लेंस का जब देखे हो तो जरा अवतल लेंस का भी देख लिया जाए। उत्तल लेंस द्वारा देखे हो ना, तो अब अवतल लेंस द्वारा भी देख लो ऐसे ही, क्योंकि अवतल लेंस में 6 नहीं बल्कि एक ही चित्र उसमें काफी होता है। क्योंकि देखो अवतल लेंस द्वारा जब भी आप बनाओगे ना, इसमें मैं बता दे रहा हूं, पहले देख लो फिर समझा रहा हूं क्या लिखना है आपको। अवतल लेंस है, चलो मान लेते हैं कि इसमें भी वैसे ही। अब F और 2F इधर ले लेते हैं और इधर हो जाएगा F डैश और ये 2F डैश। देखो इसमें खासियत क्या है अवतल लेंस की कि दोस्तों अवतल लेंस में ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो। देखो बड़ा मजेदार घटना है। जैसे मान लो ये O डैश है, आप एक रेज को ऐसे सीधे लेके जाओगे तो आप जानते हो कि ये रेज को पैरेलल रेज जाने वाली, जो आप मतलब ऐसा ड्रा करोगे कि ये फोकस पर ही आके मिलना चाहिए।
ये दोस्तों बिल्कुल कुछ ऐसे निकल जाएगा, और ऐसे निकलने का मतलब है कि इसको पीछे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये फोकस पर कट कर जाएगा, पीछे ड्रॉ करना पड़ेगा। थोड़ा सा रेंज मेरा बिगड़ रहा है ये। और एक रेंज दोस्तों बताई थे कि जैसे इसको लेके जाओगे आगे, निकल ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो ये सीधे निकल जाएगा। तो एक्चुअल में जानते हो क्या होता है कि ये वास्तव में एक पहली रेंज है, ये दूसरी, तो ये तो आगे मिलेगी नहीं, तो हमेशा उसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। पीछे बढ़ाना पड़ेगा तो इसको कट कर गया यहीं पे, तो ये आई डैश यहां बन गया। अब देखो यहाँ पे मजेदार घटना ये है कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, आप वस्तु को चाहे यहां रख के खींचो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे मतलब आप कहीं भी रख लो, लेकिन ध्यान रखना इसके फोकस के अलावा इधर कहीं रखोगे, फोकस के अलावा ध्यान रखना, फोकस के अलावा इधर कहीं भी रखोगे दोस्तों, तो ध्यान रखना कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा हमेशा कहाँ, एफ और सी के बीच में ही बनेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र है और ये फोकस है, तो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस के अंदर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, मतलब इरेक्ट होगा, स्मॉल इन साइज होगा, यानी कि वस्तु के साइज से छोटा साइज होगा, और ये वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु की ओर बनेगा, इन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा ये, ठीक है ना। और सभी के लिए एक ही कंडीशन इसमें काफी होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना है दोस्तों। और अब इतने को आप रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोज में दोस्तों। ये 10वां वीडियो था फिजिक्स से संबंधित। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।